जी सर। State the principle of conservation of momentum. What is the principle of conservation of momentum? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की क्या डेफिनेशन है? 2 मार्क्स के लिए आपको क्या लिखना होगा? द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम is always conserved provided that there is no external force. तो ये जो चीज है, the momentum of the system is always conserved. This is for 1 mark. Provided that there is no external force, इसका दूसरा मार्क होगा. Which means ये दोनों चीजें आपको लिखनी जरूरी हैं. If you miss any on one of the thing in the statement, the momentum law, full marks of the law will not be awarded to you. ठीक है जी. चलिए आगे चलते हैं हम. What is next? The ball X and ball Y travels along the same straight line in the same direction as shown in figure 4.1. तो दो बॉल्स हैं x और y और वो सेम लाइन के अंदर जो है वो ट्रेवल कर रही है. बॉल x जो है वो 400 ग्राम्स की है और उसकी वेलोसिटी 0.65 मीटर्स पर सेकंड है. बॉल y की मास जो है वो 600 ग्राम्स है और उसकी वेलोसिटी 0.45 मीटर्स पर सेकंड है. टकराने के बाद हुआ ये कि बॉल x की वेलोसिटी आप देखिए कम हो गई और आफ्टर कोलिजन, दिस इज एक्चुअली आफ्टर कोलिजन, इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 0.41 एंड द वेलोसिटी v, उसकी वेलोसिटी v हो गई 41 और इसका मास तो सेम रहा, लेकिन y की वेलोसिटी कितनी हो गई v और 600 ग्राम्स. ठीक है जी. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए आपको v की वैल्यू निकालनी है. अच्छा, v की वैल्यू कैसे निकलेगी? We are going to find out the initial momentum of the system, जो उसने मांगा भी है सवाल में. कैलकुलेट द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स. तो इन दोनों का मोमेंटम हम निकालते हैं. अच्छा जी, इसका मोमेंटम कितना होगा? इसका मास अगर 400 ग्राम्स है तो 0.4 किलोग्राम्स हो जाएगा और इसका मास जो है वो 0.6 किलोग्राम्स हो जाएगा. तो इसका मोमेंटम हो जाएगा सिंपली 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.65. ठीक है. और इसका मोमेंटम हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.45. बताइएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.65 क्या वैल्यू आ रही है? दिस इज मोमेंटम ऑफ x एंड दिस विल बी मोमेंटम ऑफ y. जी, कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द वैल्यू. 0.26. px बेटा आयशा Yes, sir. 0.26 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड. ये हो गया आपके पास x का मोमेंटम और y का भी बता दीजिए सर. 0.27 सर. 0.27 27. किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड. ठीक है जी. टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई? 0.26 प्लस 0.27. व्हाट इज द टोटल मोमेंटम? 0.53. 0.53 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड. ठीक है, ये हमने इनिशियल टोटल मोमेंटम निकाल लिया. ये उसने हमसे सवाल में बोला था निकालने के लिए. दिस इज जस्ट 3 मार्क्स. ओके, ठीक है, गुड. अब वो कह रहे हैं जी 2 मार्क्स के लिए v की वेलोसिटी निकालो कि v की वेलोसिटी कितनी है. चले जी, v की वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं. v की वेलोसिटी कैसे निकलेगी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के. इनिशियल मोमेंटम अभी आपने निकाल लिया है 0.53. ये बराबर होगा फाइनल के. फाइनल भी निकाल लेते. 0.4 इसका मास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.41.
0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.41 क्या हो जाएगा इसका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन? जी सर 0.164 0.164, 164 ठीक है जी। और इसका मोमेंटम हो जाएगा 0.6 v, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो 0.6 v हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनल मोमेंटम 0.164 प्लस 0.6 v, ठीक है ना, क्योंकि ये x का मोमेंटम है फाइनल, ये y का मोमेंटम है फाइनल, और हमने फाइनल निकालने के लिए px प्लस vy किया है। px 0.164 है, py हमारे पास 0.6v है, तो अब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो फाइनल मोमेंटम आ जाए, ठीक है जी। अच्छा, ये 0.164 उस साइड पे जाके बच्चों माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन इट विल बी सब्ट्रैक्टेड 0.53 माइनस 0.164 इज इक्वल टू 0.6v, माइनस करिए और उसके बाद उसको 0.6 से डिवाइड कर दीजिए तो v की वैल्यू मिल जाएगी। सर 0. 0.6 क्या वैल्यू आ रही है? सर 0.61 v की वैल्यू ना, जी सर 0.61 मीटर्स पर सेकेंड, यानी जो v है आपके पास टकराने के बाद वो कितना होगा? 0.61 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है जी। दैट्स वेरी सिंपल। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सिंपली मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन लेना है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन लेना है, और सिंपली ये दोनों को इक्वेट करके आपने अननोन जो भी होगा उसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है जी। क्लियर है? Yes, sir. क्या कॉपी? Yes, sir, कर लिया। तारीफ कॉपी हो गया? जी सर अब हो गया। तो दिस इज एक्चुअली हाउ यू विल यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अब हमारे पास कुछ किस्म की कोलिजन्स होती हैं। सो फर्स्ट टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। टाइप्स ऑफ कोलिजन कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमने जो कोलिजन पढ़नी है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहली कोलिजन हम पढ़ रहे हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन कौन सी कोलिजन होती है? ऐसी कोलिजन जिसमें हमारे पास सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो और रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन इक्वल हो, ऐसे कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। मोमेंटम तो इसमें कंजर्व होता ही है, मोमेंटम तो हर कोलिजन में होता है। तो मैं आपको पहली बात एक बड़ी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बता दूं, मोमेंटम इज कंजर्व। कंजर्व मींस बिफोर एंड आफ्टर इक्वल होता है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल कोलिजन्स, वेदर वो इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो। all collisions means elastic collision या inelastic collision, दोनों ही collisions के अंदर आपके पास मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है जी। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि मोमेंटम के कंजर्व होने का ताल्लुक कोलिजन की टाइप से नहीं होता, मोमेंटम के कंजर्व होने का ताल्लुक सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से होता है। बस छोटी सी शर्त यह है कि एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो मोमेंटम खुद ब खुद कंजर्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मोमेंटम हर कोलिजन में कंजर्व होता है। अब ये बार बार आप अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम कंजर्व होता है, इन इलास्टिक में भी होता है, परफेक्ट इन इलास्टिक में भी होता है, सारी कोलिजन्स में
मोमेंटम कंजर्व होता है। अगर आप बार बार हर कोलिजन में लिखना चाहते हैं तो लिख लें, आई विल नॉट स्टॉप यू। लेकिन बेसिकली मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि मोमेंटम का कंजर्व होने का ताल्लुक या ना होने का ताल्लुक सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से होता है। हाँ, इलास्टिक कोलिजन में इंपॉर्टेंट क्या है या क्या स्पेशल है? फॉर इलास्टिक, इसको कभी कभार परफेक्ट इलास्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर इलास्टिक या परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, द काइनेटिक एनर्जी of system is conserved। कंजर्व मतलब बिफोर और आफ्टर इक्वल होती है। कंजर्वेशन का मतलब जो पहले थी वो बाद में भी है, ठीक है। हाल जो इनिशियल एनर्जी थी वही फाइनल एनर्जी होगी, ठीक है। और बाय द वे यहाँ फिर वर्ड हो रहा है सिस्टम, सिस्टम के लिए दोनों की एनर्जीज को ऐड किया जाएगा। फॉर इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। या एक और तरीका होता है इलास्टिक कोलिजन को चेक करने का, फॉर इलास्टिक collision relative speed of approach is equal to relative speed of separation। इलास्टिक कोलिजन के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जिस रिलेटिव स्पीड से दोनों टकराए होते हैं, यानी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बराबर होता है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के। और बच्चों रिलेटिव स्पीड हम पहले पढ़ चुके हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलती है कि दो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज को माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहे होते हैं तो हम अपनी कैलकुलेशन सिंपल वेलोसिटी से नहीं बल्कि रिलेटिव वेलोसिटी से करते हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका ये है कि हम दोनों की वेलोसिटीज को माइनस कर दें तो रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाती है। तो ये कहता है जी फॉर इलास्टिक कोलिजन रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बराबर होती है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के। इलास्टिक कोलिजन में ये चीज होनी जरूरी है, ठीक है। ये दोनों चीजें होती हैं और इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। बाय द वे मोमेंटम सारी कोलिजन में कंजर्व होता है, ठीक है। इसको कॉपी करें, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं इनकी कंजर्वेशन भी अभी करके आपको सवाल में ही दिखाता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी कैसे कंजर्व होती है, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन कैसे निकलती है। ये सारी चीजें अभी हम क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। लेकिन कोई कॉन्सेप्चुअल अगर इशू है तो वो डिस्कस कर लें, कोई अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही तो पूछ लीजिए जी। जारिफ कोई क्वेश्चन है बेटा? जारिफ कोई सवाल है? आयशा? लास्ट स्टेटमेंट वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर इलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन हो कोई भी कोलिजन हो उसमें मोमेंटम कंजर्व होता है बेटा। बस इलास्टिक कोलिजन में स्पेशल क्या होता है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है और रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बराबर होती है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। जी सर। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है इलास्टिक कोलिजन में। सर कॉपी कर लिया। जी सर मेरा भी हो गया। चलिए। अच्छा जी, ये जो सवाल हम कर रहे हैं इसमें हमने वेलोसिटी निकाल ली, फिर वो कहता है द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉल्स, दोनों बॉल्स की काइनेटिक एनर्जी को बताइए। एक्सप्लेन हाउ विल यू चेक वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक, आप कैसे चेक करोगे कि कोलिजन इलास्टिक है या नहीं है। तो कोलिजन इलास्टिक है या नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वेट करके देखेंगे, ठीक है ना। इफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, if initial kinetic energy of system is equals to kinetic energy final of system, system means दोनों की kinetic energy निकलेगी, तो इसका मतलब है कोलिजन इलास्टिक होगी। या दूसरा तरीका क्या है कि रिलेटिव स्पीड
ऑफ अप्रोच बराबर होगी किसके? रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। ठीक है जी। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, आपको कोई एक लिखना है यहाँ पे क्योंकि एक मार्क का है, तो आपने सिर्फ तरीका बताना है। ठीक है, करके नहीं दिखाना, लेकिन फिर भी हम करके भी देखेंगे अभी कि ये कैसे प्रूव होती है चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ये करेंगे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी, इससे पिछले पार्ट में वो कह रहा था कैलकुलेट द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉल्स। हम एक काम करते हैं, हम इनिशियल भी कैलकुलेट करते हैं, फाइनल भी कैलकुलेट करते हैं, और चेक करते हैं क्या ये कोलिजन इलास्टिक थी या इन इलास्टिक थी। आप लोग बाय द वे मुझे इसको एक्सप्लेन करके देंगे। पहले काम करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं सिस्टम की। इनिशियल के ऑफ सिस्टम। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के निकालने के लिए पहले मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ। इसका मास 0.4 है, तो कैसे निकलेगी? हाफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर, है ना? तो हाफ 0.4 इंटू 0.65 स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.45 स्क्वायर। वन बाय वन जरा दोनों की काइनेटिक एनर्जी बताइएगा, एक्स की और वाई की कितनी आ रही है? सर बॉल एक्स का है 0.0845। 0.0845। ठीक है, जूल्स। और दूसरे वाले का 0.06075। यस सर। 0.06075। ठीक है ना, जी जूल्स। सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम के लिए क्या करूं बच्चों? दोनों की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दूं, है ना? यानी यस सर। 0.0845 प्लस 0.06075। बताओ टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? सर 0.14525। 1425। 2। ठीक है जूल्स, ये आ गई। अभी हम लोगों ने इसकी स्पीड निकाली थी, फाइनल स्पीड कितनी निकाली थी बच्चों? हमने 0.61, है ना, मोमेंटम से। तो एक काम जी कर सर। लेते हैं, ऑल्दो ये हमारे जो सवाल पूछा गया था उसका आंसर है, और इस पे हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा कुछ आगे भी कर रहे हैं, हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि या ये कोलिजन क्लास्टिक है या नहीं है। लेट्स डू दैट। इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकालते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम के लिए हम दोबारा से पहले एक्स की निकालेंगे, 1/2 0.4 मास है, मल्टीप्लाई बाय 0.41 स्क्वायर, और इसमें ऐड करेंगे फिर 1/2 0.6 और 0.61 स्क्वायर। ठीक है, तो जरा मुझे पहले एक्स की फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताएं कितनी आ रही है? सर बॉल एक्स का है 0.03362। और बॉल वाई का बेटा? सर 0.11163। 111। 63। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं जारिफ जरा। 11163। क्या आंसर आ रहा है? टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन 0. सर 0.14525। सेम आती है कि नहीं आ रही है? जी सर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है ये कोलिजन कैसी है? दिस इलास्टिक। दिस इज इलास्टिक कोलिजन। समझ में आ रही है बात? एक तरीका ये है कोलिजन को प्रूफ करने का कि ये इलास्टिक है। ठीक है ना, इसको छाप लो। फिर मैं रिलेटिव स्पीड वाला तरीका भी बताता हूँ कि रिलेटिव स्पीड से हम कैसे प्रूफ करते हैं कि कोलिजन इलास्टिक है या नहीं। सही है आयशा, कोई सवाल है बेटा? नहीं सर। जारिफ बेटा क्लियर है? जी सर क्लियर।
Sir, done. जी हो गया बच्चों। जी सर, मेरा भी हो गया। चलिए, अब एक काम करते हैं, इसी सवाल को रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन से प्रूव करते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड हमने निकाली थी 0.61। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है? दोनों की स्पीड्स को माइनस करके। क्योंकि दोनों राइट साइड पे जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड्स पॉजिटिव ली जाएंगी। अगर एक राइट पे होता और एक लेफ्ट पे होता तो हम एक की स्पीड को प्लस में और एक को माइनस में लेते। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम बड़े स्पीड में से छोटे स्पीड को माइनस करते हैं ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव मिले। इस वक्त बिफोर या रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कैसे निकलेगा? x की स्पीड में से मैं y की स्पीड को माइनस करूंगा तो 0.65 माइनस 0.45, क्या आंसर आएगा? 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। दैट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। अब हम निकालते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के लिए, क्योंकि फिर दोनों एक ही साइड पे जा रहे हैं तो तभी दोनों प्लस में ही रहेंगे, लेकिन इस दफा मैं y की स्पीड में से x की स्पीड को माइनस करूंगा क्योंकि y की स्पीड ज्यादा है। दैट विल बी 0.61 माइनस 0.41, और 0.61 माइनस 0.41 भी 0.2 मीटर्स पर सेकेंड ही होता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कितनी थी? 0.2। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन कितनी है? 0.2। तो इसका मतलब है ये कोलिजन कैसी कोलिजन है? दिस इज इलास्टिक कोलिजन। समझ आया ये? Yes, sir. जी जी भाई, सर। क्लियर है ना ये? जी सर, क्लियर है। ठीक हो गया। सर, आप जरा वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम एक की स्पीड में से दूसरे की स्पीड को डायरेक्ट माइनस करेंगे। क्योंकि हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हमेशा बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड को माइनस करते हैं। रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका था जारिफ? याद है, हमने पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी की। फाइनल माइनस इन। फाइनल माइनस इनिशियल थोड़ी होती है रिलेटिव वेलोसिटी, वो तो चेंज इन वेलोसिटी होती है। रिलेटिव वेलोसिटी, अगर एक साथ दो ऑब्जेक्ट चल रहे हो तो हम जो अपनी कैलकुलेशन करते हैं वो सिंपल वेलोसिटी से नहीं बल्कि रिलेटिव वेलोसिटी से करते हैं। याद है, ये हमने पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी काइनेमेटिक्स के अंदर। फिर मैंने इसका एक सवाल भी करवाया था दो गाड़ियों वाला। आयशा, याद है? जी सर। Yes, sir. ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का बच्चे फॉर्मूला ये होता है, मैंने यहाँ लिख भी दिया था। इसलिए सिंपल एक की वेलोसिटी में से दूसरे की वेलोसिटी को माइनस किया जाता है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन, ये ऑब्जेक्ट वन है, और इसमें से ऑब्जेक्ट टू की वेलोसिटी को माइनस किया जाता है। क्योंकि यहाँ दो विद ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हम ले रहे हो। ओके सर। तो यहाँ पे हमने क्या किया? पहले की वेलोसिटी से दूसरे की वेलोसिटी को माइनस किया, क्योंकि मैंने बड़े में से छोटे वैल्यू को माइनस किया ताकि मेरा आंसर पॉजिटिव में आए। क्योंकि हम वर्ड यूज कर रहे हैं रिलेटिव स्पीड का, और स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, पॉजिटिव में नहीं होती, इसलिए हम बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं। 0.2 आया, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, क्योंकि ये बिफोर कोलिजन था। फिर हमने 0.6 में से 0.41 को माइनस किया जो कि इसकी और इसकी स्पीड थी। वही फिर हमने बड़े में से छोटे को इसलिए माइनस किया ताकि आंसर पॉजिटिव आए। आंसर आया 0.2। क्योंकि ये कोलिजन के बाद है तो डेट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन अगर सेम हो तो इसका मतलब है कि कोलिजन इलास्टिक होती है। ठीक है, आप क्लियर है या अभी भी इशू है? नहीं नहीं सर, अब क्लियर है सर, थैंक यू सर। ये बाकी दोनों का है, खुदा और मशहूर। Sir, मैं हुदा से पूछती हूँ।
जी कॉपी हो गया ये? यारिस कॉपी हो गया? जी हेलो। सर, हो गया। अच्छा, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, लास्ट पार्ट कहता है use Newton's third law explain why during collision the change in momentum of x is equal and opposite to the change in momentum of y। कोलिजन में जो मोमेंटम का चेंज x का चेंज इन मोमेंटम है वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ y के बराबर है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट याद है मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था, इक्वल और अपोजिट मींस एक ने मोमेंटम लूज किया और दूसरे ने गेन किया। ठीक है, तो ये क्यों इक्वल एंड अपोजिट है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ से कैसे प्रूव होगा? बाय द वे ये मैंने डेरिवेशन करवाई थी आपको, अगर आप लोगों को याद हो। याद है या भूल गए हो? नहीं नहीं सर, याद है, आपने करवाया था। इंटरनल इंटरनल उसका ना। नहीं 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 नहीं, ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। फॉर एक्शन देयर इज इक्वल्स टू रिएक्शन। याद है? फोर्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम के। जो टाइम ऑफ कोलिजन होगा वो दोनों का सेम होगा, टाइम ऑफ कोलिजन। तो एक्शन फोर्स लगा है y पे, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ y ओवर टाइम इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ x ओवर टाइम। टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ x। कराई थी ना ये चीज मैंने? जी सर। ठीक है, यानी इसके मुताबिक जितना मोमेंटम y ने गेन किया है उतना ही मोमेंटम x ने लूज किया है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से लिख दें, या आप एक्सप्लेन कर दें कि जी द मोमेंटम लॉस्ट बाय x इन कोलिजन is equal to the momentum gained by y, hence the change in momentum of x is equal and opposite to change in momentum of y। That's it। आयशा, क्लियर है बेटा ये वाला पार्ट? Yes, sir. ये सब स्कूल में भी पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने? नहीं सर। नहीं सर, स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाते सर। पर तुम लोग टेंशन नहीं लो, तुम्हारा लोग सिलेबस खराब अच्छा हो जाएगा। और तुम लोग परेशान नहीं हो, सिर्फ मिडिल ईस्ट में टीचर्स खराब नहीं है, मैं यूके के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वहाँ के बच्चे भी कोस रहे हैं वहाँ के टीचर्स को। अभी वो एक बच्चा है मेरे पास AQ A लेवल्स का, वो बता रहा था कि हमारे जो मॉक हो रहे हैं उसके अंदर अभी जो सिलेबस पढ़ाया नहीं है वो भी आ रहा है। सर आई थिंक हमारे साथ भी ऐसे ही होना है। सर हम लोग का स्कूल में काइनेमेटिक्स एक दिन के अंदर खत्म किया था टीचर ने। तो हद हो गई। हालांकि काइनेमेटिक्स में इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, और अभी भी मैंने तेज चलाया, पता है तुम लोगों को काइनेमेटिक्स? सर टीचर ने 3 पीरियड था, टीचर ने पहला पीरियड में कॉन्सेप्ट समझाया और बाकी 2 पीरियड में क्वेश्चन करवा दिया बस। ये हो गया कॉपी? जी सर, हो गया सर। अच्छा जी, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं मिलके। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। हम्म। देखो, सवाल हमेशा 2-3 मार्क्स का डेफिनेशन के हिसाब से स्टार्ट होता है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको रट लीजिए। द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। जी, तो अब हम जरा बात कर लेते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक के बारे में बात कर ली, अब इन इलास्टिक कोलिजन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो दूसरी कोलिजन की बात कर रहे हैं हम, इन इलास्टिक या नॉन इलास्टिक कोलिजन। नॉन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? इसका टोटल उलट होती है। क्या नॉन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होगा? तो आंसर है यस, मोमेंटम कंजर्व होना इलास्टिक नॉन इलास्टिक पे डिपेंड होता ही नहीं है। यानी इसमें भी मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। मोमेंटम तो इसमें कंजर्व होगा, लेकिन क्या शर्त होगी उसके लिए?
if there is no एक्सटर्नल फोर्स। मोमेंटम कंजर्व होने के लिए एक शर्त चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए बस। अच्छा जी, अब इसमें क्या चीज कंजर्व नहीं होगी? ऑब्वियसली इसमें क्या चीज नहीं कंजर्व होगी? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व। यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। और ऑब्वियसली अगर ये नहीं होगा तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच is not equal to relative speed of separation। ठीक है जी। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन सेम नहीं होते। बस देखो उसका उल्टा कर दो तो इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगी। ठीक है, इसको जल्दी से छापो और फिर मीटिंग को रीज्वाइन करो, तो फिर वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो आप लोग अभी अभी खोला था हम लोगों ने। ठीक है।